Hello friends, I am CA Praveen Gulcha, Director and Faculty of Excel Educational Institute रायपुर। CA में रिवाइज सिलेबस का अभी रिजल्ट आया जून 23 का। तो इसमें हमारे यहाँ के 5 बच्चे हरीश, निशु, ईशांशु, साधना और प्रेरणा, इन सब ने सफलता हासिल की है। और साथ में हमारे CMA विंग के हमारे फैकल्टीज आशीष सर और वर्चस्व सर हैं। तो आज हम लोग ये जानना चाहेंगे कि इन बच्चों ने कैसे सफलता हासिल की है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का जो रिजल्ट है वो केवल 7.5% रहा। उसमें कामयाबी हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कुछ क्वेश्चंस जो दूसरों को मोटिवेट करते हैं, जो CMA में आते हैं, आने वाले हैं जो, तो हम लोग वन बाय वन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हरीश, आपने टॉप किया है हमारे यहाँ, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब क्लासेस चलती है तो उस समय आपकी तैयारी का पैटर्न कैसा होता था? कितने घंटे पढ़ने पड़ते हैं क्लासेस के बाद में? कैसा रहा एक्सपीरियंस, बताइए। पहले तो क्लास में रेगुलर रहता था, जो भी होमवर्क या फिर नोट्स प्रोवाइड करते थे उसको रेगुलर टर्न करता था। और मतलब पहली प्लानिंग था कि हर एक सिलेबस डेली रिवाइज हो जो क्लास में आज हुआ है। वैसे जैसे हम लोग का कोर्स सिलेबस कंप्लीट हुआ, जब स्टडी ले पाया तो उसमें खुद का स्ट्रेटेजी बनाया कि कैसे कोर्स कट ऑफ डेट क्या रहेगा, कौन से डेट पे कौन सा सिलेबस को कवर करना है, उसको इम्प्लीमेंट करते गया। जैसे जैसे मतलब कोर्स कंप्लीट हुआ, फिर लास्ट में यहाँ मतलब एग्जाम हुआ हम लोग का टेस्ट करने के लिए। वो मतलब उसमें एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करने का ट्राई किया ताकि टाइम मैनेजमेंट पता हो चल सके कि एग्जाम में हो पाएगा कि नहीं। जैसे उसमें टाइम मैनेजमेंट मेरा, जैसे यहाँ पर एग्जाम हुआ तो उसमें कवर नहीं हो पाया हर एक क्वेश्चन, तो उसको फिर इम्प्रूव करने के लिए और ट्राई किया। और मतलब जैसे जो जो सिलेबस मेरा वीक पॉइंट था, जैसे कॉस्टिंग मेरे को बस डर लगता था कि ग्रुप 1 में जो सिलेबस मेरे को प्रॉब्लम जाएगा वो कॉस्टिंग था। तो कॉस्टिंग को थ्रू आउट द मंथ, मतलब जून में हम लोग का स्टडी लीव स्टार्ट हुआ था, तो थ्रू आउट द मंथ उसको रिवाइज किया। मतलब हरीश से बात करके ये समझ आ रहा है कि एक तो क्लास की रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा PL का एक प्लान होना चाहिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कब खत्म करना है, और तीसरा ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को कि मॉक टेस्ट कंपलसरी देना चाहिए। उससे एग्जाम के पहले एक एग्जाम हम लोग दे आते हैं, और इससे फ़ायदा ये मिलता है जब हम लोग मेन एग्जाम देने जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो हमारा सेकेंड अटेम्प्ट है। ओके सर, आप लोग कोई क्वेश्चन लेंगे? हमारे बीच ईशांशु है, जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट होने के बाद भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसने ये डिसाइड किया कि मैं इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम दूंगा, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसने सफलता हासिल की है। तो ईशांशु, इस बारे में आप बताएंगे। सर, सबसे पहले तो मैं हिंदी मीडियम से था। मैं यहाँ आया CMA करने के लिए। फिर मैंने फाउंडेशन का एग्ज़ाम कैसे भी निकाला, जैसे भी मेरे को समझ आता था वैसे निकाला। उसके बाद इंटर में आने के बाद पता चला कि हम लोग को लिख के एग्ज़ाम देना है। तो उसमें जो हार्ड लगा मेरे को वो था लॉ सब्जेक्ट। लॉ सब्जेक्ट मेरे को याद हो जाता था, लेकिन मेरे को उसको लिखने में दिक्कत होता था। तो मैंने सर से बात किया कि सर क्या करना चाहिए, मेरे को कैसे करना चाहिए। सर ने मुझे सजेशन किया कि तुम लिख के प्रैक्टिस करो, उससे तुम्हें बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा अपने आप में। बस उसी को ही दूर किया सर, कैसे भी करके। और बाकी सब्जेक्ट तो ऐसा था कि प्रैक्टिकल था, तो उसमें दिक्कत नहीं होती थी मेरे को। जो था लॉ था, तो लॉ में ही अपना अच्छे से परफॉर्म किया और आगे हासिल किया इस चीज़। मतलब सर, ये समझ, ईशांशु की बातों से समझ आ रहा है कि हिंदी मीडियम वाले कई बच्चे ऐसे रहते हैं, उनको लगता है कि प्रोफेशनल एग्जाम हुआ है, हमारे से नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि हो सकता है। मतलब हिंदी मीडियम को भी आगे आना चाहिए, घबराने की कोई बात नहीं है। यस सर, आना चाहिए, उनको भी ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल होगा उनसे। बिल्कुल होगा। ठीक है, थैंक यू शांशु। अब निशु जी, आपसे हमारा क्वेश्चन रहेगा कि जैसे कि हमने शुरू में आपको देखा था कि आपको एग्जाम फियर बहुत ज़्यादा था, कि आपको एग्जाम देने में बहुत ज़्यादा डर लगता था। फिर हमने देखा कि आप शुरू में वीकली टेस्ट नहीं दे रहे थे, फिर धीरे धीरे क्या आपने इंप्रूव किया वीकली टेस्ट को, फिर आप मॉक टेस्ट में भी अच्छे नंबर्स लाए। आप बताना चाहेंगे कि वीकली टेस्ट और मॉक टेस्ट के पीछे सक्सेस का आपका क्या राज है? सर, सबसे पहले तो मुझे टेस्ट देने में बहुत डर लगता था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर मैंने इम्प्रूव किया कि नहीं, पढ़ना तो है, पढ़ तो मैं रही हूँ, लेकिन मुझे दिक्कत तो लिखने में हो रही है। तो फिर मैंने उस चीज़ को इम्प्रूव किया। लाइक वीकली टेस्ट हो रहे हैं तो उसमें भले स्टार्टिंग में मार्क्स कम आ रहे हैं, लेकिन अगर उससे मेरी प्रैक्टिस भी तो बहुत अच्छे से हो रही है, और धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट दिखा है। और मॉक टेस्ट में भी इम्प्रूवमेंट, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती थी मेरी। बस थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोगों से भी मिलता था, तो वो चीज़ इम्प्रूव हुई है। हरीश, आपका लॉ में 78 मार्क्स है, और निशु का 71 अकाउंट्स में, और कॉस्टिंग में ईशांशु का 64 मार्क्स है। तो ये हाईएस्ट मार्क्स सिंगल अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोग का मिला। तो इसके
इसका जो क्रेडिट है वो किस चीज़ को देना चाहोगे? सर सबसे पहले मैं तो लॉ से डरता था क्योंकि पूरी कंप्लीटली थ्योरी था। तो मुझे ना सर से मैंने गाइड किया कि लिख लिख कर बार बार रिपीटिव मतलब रिवीजन करो। तो मैंने ना सर जो रेगुलर क्लास के बाद उसको रिवाइज करता था, सर अलग से नोट्स भी प्रोवाइड करते थे। तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने अलग से सेल्फ नोट्स भी प्रिपेयर किया। तो एग्जाम में बस क्लास से आता था, फिर रेगुलर सर का जो नोट्स रहता था उससे रिवीजन करता था और सेल्फ नोट्स से रिवीजन करता था। मतलब बुक तो बहुत वास्ट है, उसको देखता हूँ तो पढ़ने का मन नहीं करता था बस। लेकिन जब सर का नोट्स और जो सेल्फ नोट्स था उससे ही रिवाइज हो जाता था अच्छे से, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाता था। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि खासकर जो थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें नॉर्मली प्रॉब्लम ये आती है बच्चों के साथ कि वो भूल जाते हैं, थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं। तो उसकी कोई आपकी कोई स्पेशल कोई प्लानिंग थी कि शॉर्ट नोट्स बनाए या मल्टीपल रिवीजन किया, क्या किया आप इसमें आपने? सर का नोट्स भी यूज करता था और सेल्फ नोट्स भी यूज करता था सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, और मल्टीपल रिवीजन करता था, साथ में राइटिंग प्रैक्टिस भी करता था ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाए। ओके, नहीं तो कई बार ये होता है कि बच्चों को आ रहा है लेकिन लिखना नहीं आता, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे सब्जेक्ट में 78 मार्क्स मतलब कोई बहुत आसान बड़ी बात नहीं है। बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात सब्जेक्ट है। में, इसलिए बहुत अच्छा है उसमें। निशु, आपका फाइनेंशियल अकाउंट में 71 है। सर अकाउंट्स तो मेरा स्टार्टिंग में बहुत वीक था, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव किया। कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा चाहिए होती है जो कि स्टार्टिंग में मेरी कम होती थी। फिर मैंने टेस्ट में नोटिस किया कि शायद मैं प्रैक्टिस कम कर रही हूँ इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। तो फिर मैंने अकाउंट्स पे ज़्यादा फोकस किया। मतलब जाती थी तो फिर रोज़ अकाउंट्स की प्रैक्टिस तो मेरी होती ही थी, 2-3 घंटा तो मैं पहले वही करती थी, तो इसलिए उसमें मार्क्स दिखे फिर अच्छे आए। सर निशु से एक जो मेरे को सीखने की बात नज़र आ रही ना, ये हर चीज़ को पहले एक्सेप्ट करे कि सर पहले मेरे से गलती होती थी, उससे मैंने सीखा और मैंने इम्प्रूवमेंट किया। तो ये सबको एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है कि आप हमेशा अपने आप को एक सेल्फ ऑडिट सिस्टम में आपको रहना चाहिए। मतलब अपने आप को चेक करते चलो और जहाँ पे आपको लगता है कि गलतियाँ हैं तो उस गलती को इम्प्रूव करो। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। ईशांशु, आपका कॉस्ट अकाउंट्स में 64 मार्क्स। सर जैसे हम लोग ग्रुप 1 पे आए, सबसे पहले कॉस्ट हम लोग के लिए नया सब्जेक्ट था, हमको कुछ पता नहीं था कॉस्ट के बारे में। तो जैसे आप पढ़ाते थे हम लोग को कॉस्ट, तो आप एग्जाम्पल दिया करते थे, किसी भी टॉपिक को चालू करने से पहले एग्जाम्पल देते थे। तो मैं उसी एग्जाम्पल को लेके क्वेश्चन पे अप्लाई करता था कि हाँ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर ये भी ऐसा होगा। उस चीज़ को फिर नंबर ऑफ प्रैक्टिस मेरे ज़्यादा थे कॉस्ट में, और पीएल में भी मैंने सब जो भी क्वेश्चन थे उसको बार बार प्रैक्टिस किया था। इस कारण से मेरे को कॉस्ट में अच्छा मार्क्स। बहुत बढ़िया। साधना, आपको सबसे पहले बहुत ज़्यादा टेस्ट में आपके कम मार्क्स आते थे, डिफ़िकल्टीज होती थी, उसके बाद भी सिंगल अटेम्प्ट में आपका क्लियर करने का क्या रीज़न होता है ऐसा? सर एक तो रेगुलर क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उसके बाद घर जाके रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी टॉपिक आज क्लास में चल रही है उसको जाके रिवाइज करो, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि कभी और कर लेंगे तो फिर वो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं आती है। तो उसी दिन जाके उसको रिवाइज कर लो तो ज़्यादा बेनिफिट देता है। और मैं स्टार्टिंग पे छोड़ देती थी कि ठीक है नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, अभी नहीं हो रहा तो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। बट फिर मेरे को लगा कि नहीं, इससे तो नहीं होगा, तो फिर स्टार्ट की मैं अपना मतलब रोज़ प्रैक्टिस करना। यस, बहुत बढ़िया। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बच्चों को लगता है आज के डेट में कि अगर कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से तो क्या वो सीएमए कर पाएगा। तो इस चीज़ को गलत साबित किया है हमारे प्रेरणा ने, राइट। प्रेरणा ने नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड होकर फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन निकाला और इंटर का एक ग्रुप अच्छे नंबर से निकाला। तो आप बता पाएंगे कि ऐसा कौन सी स्ट्रेटेजी है कि आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड होने के बावजूद भी एक बार में सिंगल अटेम्प्ट में आपने सीएमए इंटरमीडिएट क्लियर किया, बताना चाहेंगे? बेटा एक क्वेश्चन और मैं साथ में ऐड करूंगा कि आप कॉमर्स फील्ड को आपने क्यों सेलेक्ट किया? मैं साइंस वाले बैकग्राउंड के थे, तो कॉमर्स में आपको क्यों लगा कि कॉमर्स में मेरे को करियर बनाना चाहिए? यस सर, मैंने पहले साइंस लिया था, बट फिर मुझे बाद में समझ आया कि फिज़िक्स आगे मेरे फ्यूचर मेरे को फिज़िक्स नहीं होगा मेरे से वो, तो मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट था पहले से ही। तो मैंने सोचा कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड ज्वाइन कर लेती हूँ, कॉमर्स लेके सीएमए कर लेती हूँ। मैंने फाउंडेशन भी एक्सेल से किया और ग्रुप 1 भी एक्सेल से किया है। तो यहाँ पर ऐसे रेगुलर क्लास वगैरह अटेंड करती थी, जाके प्रिपरेशन वगैरह करना पड़ता था हॉस्टल में, और फिर यहाँ जो टेस्ट होते थे वो बहुत हेल्पफुल होते थे। उसे मतलब खुद के बारे में पता चलता था कि कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, तो उससे हो जाता था और एक कॉन्फिडेंस आ जाता था कि हाँ हो सकता है, और कुछ भी चाहते तो क्यों नहीं हो सकता, हमारे जैसे तो सब है, वो जब कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते।
अच्छा बेटा ये बताओ, जैसे साइंस के बैकग्राउंड वाले जो भी बच्चे कॉमर्स में आते हैं, तो लगभग कितने दिन, कई बार क्या होता है शुरू में थोड़ा पेशेंस रख, क्योंकि हो सकता है शुरू में 2 दिन 3 दिन आपको बड़ा ही अटपटा लगता होगा, तो ऐसा कितने दिन का टाइम होता है जिसमें आपको अपने आप को संभाल के रखना पड़ता है? सर लगभग ऐसे 15 दिन से 1 महीना तो लग ही जाता है कि एडजस्ट करने में, साइंस अगर आप कॉमर्स में आ रहे हो, लेकिन फिर ऐसे धीरे धीरे हो जाता है। और एक समय बाद मेरे को लगता है ऐसा लगता भी नहीं होगा कि कभी हम साइंस वाले थे। हाँ सर, वैसे फील नहीं होता बाद में। मैथ्स बैकग्राउंड वालों को तो फाउंडेशन में मैथ्स में बहुत ज़्यादा इजी लगता होगा, और मतलब उससे एक तरीके से पॉजिटिव है वो Yes. आपका मैथ्स बैकग्राउंड का होना है। अपने एक्सेल में वीकली टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट होता है एग्जाम के पहले, तो इस सब का बेनिफिट्स आप लोगों को मिला, जैसे तब बताना चाहेंगे निशु? यस सर, वीकली टेस्ट से प्रैक्टिस हो जाती थी कि जो भी सर क्वेश्चन दे रहे हैं वो एग्ज़ाम पैटर्न में देते थे। उससे हमारी मतलब हमें पता चलता था कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, और उससे इम्प्रूवमेंट होता था फिर। कंप्लीट सिलेबस होने के बाद में जो मॉक टेस्ट होता है, तो वो अपने को एग्जाम का एक परफॉर्मेंस पहले ही मिल जाता है एक स्टेप, तो अपन उसमें भी इम्प्रूवमेंट अपन कुछ करता है। सर मॉक टेस्ट देने से ऐसा नहीं लगता एग्ज़ाम में कि हम फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं, वहाँ फियर ऐसा कुछ लगता नहीं है वहाँ पे कि हम फर्स्ट टाइम ऐसे दिला रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, एक प्रैक्टिस हो जाती है उससे, तो इम्प्रूवमेंट। मतलब ये वीकली टेस्ट, जैसे और भी जो दूसरे भी स्टूडेंट से बातचीत करो तो अल्टीमेटली पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, बच्चे को बीच बीच में अपना सेल्फ असेसमेंट होते रहना चाहिए, और टेस्ट ही एक होता है जिसके द्वारा हमको एक टारगेट मिलता है और हम तैयारी करते हैं, और जब हम लोग यहाँ पे कॉपी चेक करके आप लोग को देते हैं तो कहीं ना कहीं मार्क्स ही मोटिवेशन देता है। आप बाहर से कितना भी मोटिवेशन ले लो, कोई काम नहीं होता। जब हमको अच्छे मार्क्स मिलते हैं या बुरे मार्क्स मिलते हैं और दूसरे को अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो वहाँ पे जो कंपटीशन की फीलिंग आती है वो एक, वही मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेवल की ओर मेहनत करने के लिए आप लोग को और प्रोत्साहित करता होगा। सर मतलब अगर दूसरे का देखो कि इसके ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, मेरे कम आ रहा है, प्रैक्टिस तो मैंने भी की है कहीं ना कहीं, तो मेरे कम कैसे आ रहा है, ये भी एक आता है माइंड पे, तो उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट फिर होती है। इम्प्रूवमेंट भी होता है, करेक्ट। तो आजकल के बच्चों का सबसे बड़ा मिथ मार्केट में ये चलता है कि अगर हमको प्रोफेशनल फील्ड क्लियर करना है तो भाई दिन में 10 घंटा मिनिमम पढ़ना ही है, 12 घंटा पढ़ना है, मतलब जी जान लगा देना है। ठीक है, तो मैं ईशांशु आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि दिन में 10 घंटा 12 घंटा पढ़ना जरूरी है, कि आप ऐसा कर सकते हैं कि सर 4 घंटा पढ़ें और कंसिस्टेंसी से पढ़ें तो निकाल पाएंगे क्या? यस ऐसा सर, कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? यस सर, ऐसा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम इतना ही पढ़ें, कॉन्सेप्चुअल वाइज पढ़ सकते हैं, जितना भी हमको कैपेसिटी है उतना हम पढ़ें और उससे आराम से उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। हार्ड साधना वर्क ना करके स्मार्ट वर्क। साधना पे थोड़ा इसका व्यू देना चाहेंगे आप, कि इसमें आप मेन देखें तो लोगों को लगता है कि हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, बट हमारे हिसाब से कि हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, तो इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सर लोगों को लगता है कि हम लोग 10 घंटा तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग को समझ नहीं आ रहा है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो वो मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटा पढ़ रहे हैं या फिर कितना देर बैठ रहे हैं, लेकिन ये मैटर करता है आप टॉपिक्स कितने कवर कर रहे हैं और आप समझ कितने टॉपिक्स हो पा रहे हैं, तो फिर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्मार्ट वर्क ज़्यादा मैटर करता है हार्ड वर्क से। अपने एक्सेल में जो डेली की क्लासेस होती हैं उसमें जैसे रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम रेगुलर क्लास आएँ, बट फिर भी किसी अनअवॉइडेबल रीज़न से मान लो कभी नहीं आ पाते हैं, तो आपको उसी दिन तुरंत बैकअप मिल जाता है, तो वो बैकअप मिलने से आपको नेक्स्ट क्लास में आने में बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट होती है और वो नेक्स्ट क्लास अपना ब्लैंक नहीं जाता। तो इस बारे में कहेंगे प्रेरणा? सर जैसे हम क्लास नहीं आ पाते तो ऐसे होता है कि हमारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट छूट जाता है जो भी पढ़ाते हैं, बट मुझे ये एक्सेल इंस्टीट्यूट का ये अच्छा लगा कि यहाँ पर ऐसे बैकलॉग की सुविधा दी जाती है। तो जिस दिन हम नहीं आ पाते तो उस दिन की वीडियोस हम देख लेते हैं, उसी से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो वही यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा वो सिस्टम। हम लोग व्यूअर को मैं बताना चाहूंगा कि एक्सेल में जो भी फेस टू फेस बच्चे भी रहते, हर दिन की जो भी क्लासेस है वो रिकॉर्डेड मोड पे उनको मिलती है, अनअवॉइडेबल रीजन से, क्योंकि फेस टू फेस क्लास का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अनअवॉइडेबल रीजन से अगर आप क्लास नहीं भी आ पाते तो आप घर पे उसको बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं, और उसके बाद आप जब आते हैं क्लास में तो आपको ऐसा लगता नहीं कि क्लासेस आपकी छूटी है। करेक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे मन में है सर इन लोग से, अभी का जो दौर है उसमें सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो सोशल मीडिया है, तो कहीं ना कहीं आप लोग की एज है वो बड़ा नेचुरल सी चीज़ है, मतलब इसमें कुछ भी छुपाने वाली बात नहीं है। तो आप लोग, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने कोई
आप में से कोई एडिक्टेड था तो उसने कैसे अपने आप को मैनेज किया, खासकर पीएल में, एग्जाम डेज में? क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए। बचा जाना तो मुश्किल है, कैसे उसको मैनेज किया जाए। तो आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे इस बारे में? सर जैसे मेरे पीएल स्टार्ट होने से पहले ही मैंने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था, क्या बात है। और मैंने स्नैपचैट के भी नोटिफिकेशन बंद कर दिए थे क्योंकि उसी से डिस्ट्रैक्शन होता है। और जब भी मैं से फ़ोन देखती थी तो मेरे ख्याल में आता था कि पेपर आने वाला है, अगर मैं अगर इसको कंट्रोल कर लूँगी तो पेपर अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो उसके बाद मैं देख सकती हूँ उस चीज़ को। अभी फ़िलहाल पहली प्रायोरिटी तो एग्ज़ाम ही है, तो इसलिए मोबाइल थोड़ा दूर ही रखना। मतलब आपने अपने जो गोल है उसको आपने ज़्यादा फोकस किया। सर मैं जानती थी कि मतलब नहीं कर पाऊँगी कंट्रोल, तो मैंने उसे डिलीट ही कर दिया। बहुत बढ़िया। वो तो जिंदगी भर है, उसके बाद में देख लेंगे। अब फ्री हो गए रिजल्ट से, अब थोड़ी देर देख लेना। फ्रेंड्स, आज का ये मोटो जो वीडियो बनाने का ये है कि जो बच्चे पास नहीं हो पाए हैं या जिनका एग्ज़ाम आगे ड्यू है, उनको पास्ड आउट स्टूडेंट से मिलाने और उनका इंटरव्यू करने का मेन ऑब्जेक्ट ये है कि उनसे वो सीखें कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो ओवरकम अपने आप में अपन कर सकते हैं ताकि अपना सिंगल और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो ये वीडियो के लिए फिर कंक्लूड करने के लिए प्रवीण सर। तो उम्मीद करते हैं कि इनके जो भी पॉइंट्स हैं और जो भी बच्चे सफल होते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका हार्ड वर्क रहता है, उनकी कोई प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटजीज और ऐसी चीज़ें जो उनको बेनिफिट देती है उनको याद रहता है। अभी इनका रिजल्ट आया तो इनको हर वो चीज़ पता है कि ये करने से मेरे को फ़ायदा हुआ और ये करने से मेरे को नुकसान हुआ। तो ये दोनों चीज़ें आपको लर्न करना चाहिए। और बेटा जो भी आपने ग्रुप 1 में सफलता हासिल की है, हम पूरे एक्सेल परिवार की तरफ से चाहेंगे कि ग्रुप 2 और सीएमए के जो फाइनल के एग्ज़ाम्स हैं वो भी आप इसी मेहनत और शिद्दत से आप लोग आगे पास करें, अपनी जर्नी कंटिन्यू करें और बहुत जल्दी आप अपने नाम के आगे 3 वर्ड्स लगाएं, CMA। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।